नमस्कार, जोहार और भी है राहें में। मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई एक चीज़ जो हमेशा रहने वाली है वो है बदलाव। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। और ये मुहावरा हमारे आज के जो करियर फील्ड है उस पर भी बहुत सूट करता है, जहाँ ना ही सिर्फ क्रिएटर्स को हर समय बदलना पड़ता है, वैरायटी लाने पड़ती है, ऑप्शंस लाने पड़ते हैं, वहीं साथ साथ में कंज्यूमर को भी चलना पड़ता है, वरना आप रह जाएंगे ओल्ड फैशन। आज जिस हम करियर फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है फैशन डिज़ाइनिंग। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीषा तमन्ना तिर्की जी, जो कि सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में फ़ैशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जो हम जानते हैं बस यही है कि कपड़ों का जो डिज़ाइनिंग होता है और कैसे होता है, और हर समय जो अलग अलग नए ट्रेंड्स आते हैं, पर इसके पीछे का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या लगता है? जो डिज़ाइनर बने हैं उन्होंने क्या पढ़ाई की है ये नहीं पता है। तो सबसे पहले तो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या लगता है इस फील्ड में करियर बनाने के लिए? इस फील्ड में करियर बनाने के लिए सबसे पहले तो जो शुरू में जो जाते हैं बच्चे, तो सबसे पहले तो 10+2 होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप हो, 10+2 का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम है जो होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन के लिए। अदरवाइज जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं बच्चे वो भी इसमें आ सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल फील्ड है। और आप प्रोफेशनल फील्ड क्योंकि करियर ओरिएंटेड है, तो इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत बच्चे होते हैं कि हम थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत बच्चे फिर से इस फील्ड में आ सकते हैं। जी, तो जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ हैं? 11th-12th जो हमने किया, चाहे वो साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप आगे चल करके इसमें करियर बना सकते हैं। पर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं? सिर्फ फैशन फील्ड में अगर बात करें तो डिपेंड करता है कि आपके टैलेंट किस में है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ फैशन फील्ड में डिज़ाइन एक पार्ट होता है, आपका टेक्निकल नॉलेज अलग पार्ट होती है, जो आपका स्टाइलिंग वगैरह होती है वो एक पार्ट होता है। तो इसमें अलग अलग स्किल से के हिसाब से आपका जो भी अलग अलग स्किल के हिसाब से आपका जो एरिया है वो भी डिफाइन करता है। तो अलग अलग स्किल के हिसाब से मान लीजिए आपका इलस्ट्रेशन में अच्छा है तो आप इलस्ट्रेशन की फील्ड में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका डिज़ाइन अच्छा है तो आप डिज़ाइन की फील्ड में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका टेक्निकल ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है कपड़ा बनाने को लेकर के, तो आप टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो सप्लाई चेन का पूरा काम होता है, जो कपड़े के जो व्यापार है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड जितना भी आपका काम होता है, उन सब एरियाज़ में बच्चे जा सकते हैं। जी, इसका मतलब है कि फ़ैशन में अगर आपको करियर बनाना है तो अलग अलग रोल्स हैं और उसके लिए आपको अलग अलग स्किल सेट चाहिए। जी। या तो आप टेक्निकल फील्ड में भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप क्रिएटिव हैं तो डिज़ाइनिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। ये सब फील्ड जो है ये तो रहता ही है, लेकिन एक फील्ड है जो कि हर ही करियर में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है टीचिंग, जो कि आप खुद भी कर रहे हैं। तो अगर किसी को फ़ैशन डिज़ाइनिंग या फ़ैशन टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद अगर टीचिंग में करियर बनाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? फैशन डिज़ाइन में अगर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है तो सबसे पहले तो आपके पास फैशन डिज़ाइन में एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए जी। उसके अलावा आपको एक मास्टर्स डिग्री चाहिए, प्लस आप अगर मास्टर्स के बाद पीएचडी कर सकते हैं तो आप पीएचडी करिए, तब आप टीचिंग की फील्ड में जा सकते हैं। जी। और मैम आप बता रहे थे कि कितने सारे अलग अलग करियर रोल्स हैं, लेकिन किसी भी रोल को अडाप्ट करने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, आपको इन हैंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मान लीजिए किसी भी फील्ड में जाना है, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, रिटेल हो, तो उसके लिए पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले तो ये निश्चित करना होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। इसके लिए एक हमारा एक स्किल होता है, स्टाइल होता है, ठीक है। अप्रोच कहाँ करना है, किसको करना है, पोर्टफोलियो बना करके मैं किसको दिखाऊंगी। क्या मैं किसी फैशन डिज़ाइन हाउस में दिखा रही हूँ, क्या मैं किसी कंपनी में दिखा रही हूँ, क्या मैं रिटेल के लिए जा रही हूँ, क्या मैं टेक्निकल फील्ड में जा रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में जा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और उनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास एक स्टाइल होना चाहिए, एक शैली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके कितना टेक्निकल नॉलेज है, अगर
मान लीजिए सिर्फ डिज़ाइन की बात मैं करूं, फैशन डिज़ाइन की, तो आपके पास इलस्ट्रेशन बनाने का स्किल होना चाहिए, कलर्स को आइडेंटिफाई करने का स्किल होना चाहिए, आप कितने कॉम्पोजिशंस उसके बना सकते हैं या सेट्स बना सकते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल या फैब्रिक को पहचानने का एक होना चाहिए कि आप किस तरह से अलग अलग फैब्रिक को मिक्स भी कर सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं और उसको पहचान भी सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज में पैटर्न मेकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ड्रेपिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि कपड़ा कैसे बनता है, क्योंकि कपड़ा अगर बनाना आएगा तभी हम उस पर कुछ ना कुछ बदलाव या परिवर्तन कर पाएंगे या न्यू स्टाइल्स उसमें ले पाएंगे। पर अगर मुझे कपड़ा बनाना नहीं आता है तो फिर मैं उसमें नया चेंज कैसे लेकर के आऊँगी। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक नॉलेज है, प्लस फिनिशिंग क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें लगती है फिनिश करने में उसको, कपड़े को, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। जी, एक बार तो इस फील्ड में आने के बाद ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, आप बता रही हैं, लेकिन ऑप्शंस जहाँ पर एक प्रो है कि अच्छा चलो इस फील्ड में आ गए तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी, बट इसका कॉन ये भी है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतने सारे पाथवेज हैं तो कौन सा चूज़ करें, कैसे बच्चे आइडेंटिफाई करें कि उनके लिए कौन सा पाथवे सबसे बेस्ट होगा? सबसे पहले तो जो जहाँ पर भी हैं अवेलेबल, जैसे कि रांची की बात की जाए तो रांची में हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे फैक्ट्रीज़ अभी सेटअप हो रही है और रिटेल में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो जहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पता है तो सबसे पहले वो खुद एक्सप्लोर करें कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर उन्हें क्रिएटिव दिशा में बढ़ना है तो वो उस तरफ क्या क्या चीज़ें क्रिएटिव फील्ड में हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करें। अगर उन्हें किसी टेक्निकल फील्ड में जाना है तो वो फिर उसमें आइडेंटिफाई करें कि टेक्निकल फील्ड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर रिटेल में जाना है तो उसको आइडेंटिफाई करें कि रिटेल में हम किस किस दिशा में जा सकते हैं, क्योंकि हर करियर का एक ग्रोथ होता है, ठीक है। तो उस करियर ग्रोथ में हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हम लोगों को ऐसे देख करके हम कह सकते हैं कि अच्छा इसका इतना ग्रोथ होगा। कुछ चीज़ों में हम लोग को पता नहीं होता है तो उसके लिए हमें जा कर के पता करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ कुछ अप्रोचेबल है, कुछ कुछ नहीं अप्रोचेबल है, पर उसके लिए कंसर्न टीचर से या प्रोफेशनल से आप बात कीजिए। आजकल तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि बच्चे ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं जो भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों से। जी, शुरुआत में मैं कह रही थी कि ये जो ऐसा फील्ड है कि इसमें बहुत सारे चेंज आते रहते हैं, तो ना ही सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में बल्कि फ़ैशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी बच्चे, क्योंकि आप खुद प्रोफेसर हैं तो आप ये बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि कौन सा फील्ड है जो उनका बहुत मन पसंदीदा होता है, ज़्यादातर लोग उसी को ऑप्ट करते हैं और क्या रीज़न होता है उसको ऑप्ट करने का और आगे उसका क्या डायरेक्शन है? इस फील्ड में ज़्यादातर लोग क्रिएटिव एरिया की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, ठीक है। पर बहुत सारे लोग होते हैं कि ठीक है मुझे स्केचिंग करना नहीं आता है या मुझे कलर कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता है तो मैं किधर जाऊं, ठीक है। बट उनमें रहता है कि ठीक है हम स्टाइल तो करना जानते हैं तो आप स्टाइलिंग, फैशन स्टाइलिंग की तरफ जा सकते हैं, आप फैशन मर्चेंडाइजिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप अपना खुद का भी एक कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर उस तरफ रुझान है कि खुद का कुछ काम करें तो उसमें कर सकते हैं। क्राफ्ट सेक्टर में बहुत सारा काम किया जा सकता है, ठीक है। और भी इसमें इलस्ट्रेटर, फैशन फोटोग्राफर होते हैं उसमें किया जा सकता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, किसी भी थिएटर या ड्रामाज वगैरह के लिए कॉस्ट्यूम्स अलग से होते हैं तो उसमें डिज़ाइन कुछ किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं। तो इन सब का चुनाव करने के लिए पहले तो खुद को जज करना पड़ेगा कि कितना हम लोग उस फील्ड में अपना, मेरा इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट बना हुआ है और कुछ नई चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं तभी उस फील्ड में हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। पर अगर मुझे लगता है कि मैं इतना तक ही सोच सकती हूँ, मुझे इससे आगे कुछ भी आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर आगे फील्ड में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि आप कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बात कर सकते हैं या ऑनलाइन भी लोगों से बात कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उससे भी आइडिया मिल जाता है कि इस फील्ड में हम कितना आगे बढ़ पाएंगे। जी, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई कर भी लिया कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, लेकिन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैसे वो गेन कर सकते हैं और कनेक्शंस कैसे बना सकते हैं? इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ कि इंटर्नशिप कर सकते हैं,
कुछ कुछ इवेंट वगैरह होते हैं, फैशन शो वगैरह इवेंट होते हैं, या फिर कुछ अदर प्रमोशनल इवेंट होते हैं, उसमें जा सकते हैं। वर्कशॉप वगैरह अटेंड कर सकते हैं कहीं पर, किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे क्रिएटिव ग्रुप्स होते हैं उनका हिस्सा बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से जब लाइक माइंडेड लोग रहते हैं ना, तो उनके बातें भी जो कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होके ना काफ़ी सारे आइडियाज़ आते हैं। कहीं पर क्राफ्ट में कहीं कुछ देख लिया बनता हुआ तो वहाँ जा कर के सीख सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं उसमें जा कर के सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी, आइडिया देंगी कि किस तरह से वो इसमें अपना करियर भी बना पाएंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बताते टाइम आपने एक बताया था कि ब्रांड बिल्डिंग भी कर सकते हैं, आप अपना खुद का भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ इस बैकग्राउंड के लोग, बल्कि जो इस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं पर सिर्फ उनका इंटरेस्ट है शायद डिज़ाइनिंग में, तो वो भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है ये देखना कि लोग अपना ब्रांड स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अभी के टाइम में ना ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है और ना ही आपको प्रमोशन के लिए किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत है, आप खुद का प्रमोशन खुद से भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप करना हो, ब्रांड बनाना हो, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है? ओके, ब्रांड अगर खुद का बनाना चाहते हैं कोई भी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले आप अपना रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसको देखें, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे कपड़े में ही कुछ काम करना है या किसी क्राफ्ट में काम करना है, तो सबसे पहले वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं और उसमें कितना काम किया जा चुका है, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इसमें से, ठीक है। ऊपर से मेरा कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा, कहाँ मैं इसको जा कर के सेल कर सकती हूँ। आजकल ऑनलाइन भी लोग सामान बेचते हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन रिटेलिंग भी बहुत इजीली अवेलेबल है। आप अपना पहले तो ब्रांड बिल्डिंग करके क्या यूनिकनेस आप उसमें ला रहे हैं, पहले तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आप उसमें क्या यूनिक दिखा रहे हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं जी। तो एक यूनिकनेस, एक अपना स्टाइल, ठीक है। ऊपर से आपको उसमें डिटेलिंग, आजकल क्या हो गया कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लोग चाहते हैं कि आप जितना खुल करके उनको उसके प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, वो उस पर ध्यान देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी है, टेक्नोलॉजी जितना आप यूज़ करें, तो जितना आप अप्रोचेबल रहें, जितना आपको कोई भी अगर मान लीजिए कंज्यूमर बन के आता है तो वो आपको समझ सके आप जो कहना चाह रहे हैं। तो ब्रांड बिल्डिंग एक तरह से स्टोरी टेलिंग है, आप अपनी स्टोरी कितनी अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं उतना ही आपका ब्रांड इवॉल्व करेगा या डेवलप कर जाएगा। अदरवाइज फिर आपको नहीं तो ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है कि कितना मेरा ब्रांड कितना अच्छा है या कितना प्रोडक्ट मेरा अच्छा है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखना है, कितना मैं उसमें रिसर्च करके फिर मैं उसका और अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सप्लोर करना जो होता है, तो कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं हम उसमें। अगर कुछ हमें लगता है कि मेरा थोड़ा लिमिटेशन है यहाँ पे, क्योंकि झारखंड जैसी जगह में थोड़ा सामान नहीं मिल रहा है या फिर मटेरियल या फिनिशिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि प्रोडक्ट को हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर अपना कुछ ब्रांड बनाना है तो लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो अट्रैक्ट होंगे टेक्सचर से, कलर देख करके। तो हमारा प्रोडक्ट कितना लोगों को पसंद आ रहा है, एक ट्रायल करके फिर हम उस पर एक रिसर्च कर सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ में मुझे सुधार लाना ज़रूरी है। इस तरह से एक ब्रांड बिल्डिंग किया जा सकता है। फंडिंग की बात कहें तो फंडिंग अगर छोटे से अगर स्टार्ट करें तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा फंड नहीं लगता है, बट फिर धीरे धीरे फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट एक जनरेट कर सकते हैं और फिर हम लोग उस पर काम किया कर सकते हैं जी। तो ब्रांड बिल्डिंग का जितना स्टेप्स मैं ये समझ पाई हूँ कि पहला तो आपको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, सेकेंडली आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए और एक यूनिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रांड बना रहे हैं तो आपकी यूएसपी क्या है जी। जब हम किसी को भी करियर एडवाइस देते हैं तो उसकी जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में हम उसे बता रहे हैं उसके बेनिफिट्स बताना, उसकी प्रोज के बारे में बताना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उस फील्ड के चैलेंजेस के बारे में बताना, ताकि बच्चा या स्टूडेंट डिसाइड कर पाए कि क्या ये शॉर्टकमिंग्स देख करके मैं इस फील्ड में नहीं रह पाऊँगा या फिर ये प्रोज इतने अच्छे हैं कि मुझे तो इस फील्ड में जाना ही है। तो फैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कौन से चैलेंजेस हैं? ओके, फैशन डिज़ाइन फील्ड में जो प्रोज हैं एक्चुअली क्रिएटिव बच्चों के लिए, ठीक है। एक तो क्रिएटिव अप्रोच रहता है, आप अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हैं खुल करके, बट इसमें
कॉन्स ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा यूनिक नहीं रहेंगे, तो फिर आप एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करना, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, और क्रिएटिव फील्ड ऐसा है कि सेल्फ मोटिवेटिंग रहता है। खुद से अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है जिससे कि हम काम करने के लिए मोटिवेटेड रहें। अगर खुद से वो डिसिप्लिन नहीं लाएंगे ना, तो हम लोग फिर खो जाएंगे इस फील्ड में। तो एक और चीज़ है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इतना है कि आप अगर कुछ भी बना रहे हैं, आपको अप टू डेट रहना होगा टेक्नोलॉजी से। फिर दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी में इतना इवॉल्व हो रहा है कि आपको ये भी जानना है कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी इसमें आ रही है। अगर आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, कंप्यूटर्स नहीं आता है, तो आप फिर इसमें ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, दूसरी चीज़ें डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है मोटिवेशन, जो हम इसमें कह सकते हैं या प्रोज कह सकते हैं कि आप इसमें दूसरे बच्चों से इंटरैक्ट करके भी नए नए आइडियाज़ आते हैं, आपके कनेक्शंस बन सकते हैं। जबकि कौन सी है कि वही चीज़ें आपके नेगेटिव में भी काम कर सकती हैं, ठीक है जी। इस फील्ड में हमने बताया कि अगर क्रिएटिव हैं तो इस फील्ड में आना चाहिए, और क्या क्या इसमें हमने एलिजिबिलिटी की बात की, कोर्सेज़ की बात की, लेकिन कॉलेजेस कौन कौन से हैं पूरे भारतवर्ष में और हमारे झारखंड में भी इस फील्ड को लेकर के? जी, सबसे पहले तो झारखंड की बात करूँगी। झारखंड में यहाँ पर फैशन डिज़ाइन को लेकर के कोर्सेज़ जो अवेलेबल है, ग्रेजुएशन भी है और मास्टर्स लेवल पर भी कोर्सेज़ अवेलेबल है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में आपका बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी है, पूरा 3 साल का फुल टाइम कोर्स है। फिर उसके अलावा विमेंस कॉलेज में है, मारवाड़ी कॉलेज में है, निर्मला कॉलेज में है। अलग अलग जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसमें भी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में निफ्ट है जो कि गवर्नमेंट का है, देन एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वो भी गवर्नमेंट का है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। फिर पर्ल एकेडमी है, सिम्बायोसिस है, और भी ऐसे काफ़ी सारे हैं। जी, निफ्ट बता रही थी मैम, और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ना, जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी होता है या मेडिकल के लिए एम्स जैसे बच्चे सोचते हैं, वैसे अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज जो दिखता है वो निफ्ट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, क्या कुछ उसको पढ़ना पड़ता है? निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आपको जनरल नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स आपका अप टू डेट होना है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका कोर्स स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिज़ाइन में जा रहे हैं तो आपका एक क्रिएटिव स्किल, स्केचिंग वगैरह होनी चाहिए आपके पास, ये टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। कलर का एक पहचान होती है, वो होना चाहिए स्किल्स आपके पास। इसके अलावा लिखना, राइटिंग स्किल्स, आप कितना तरह से स्टेप्स को कर पा रहे हैं, ठीक है, राइटिंग स्किल्स होना चाहिए। क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप कम शब्दों में भी अपनी बात को कितनी अच्छी तरह से कह सकते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट की तरफ जाऊं, ठीक है, तो मैनेजमेंट में आपके पास कितना अच्छा स्पीकिंग स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, तो ये सब मैनेजमेंट की बात होती है। अगर आप टेक्निकल फील्ड की तरफ जाते हैं तो कितना अच्छा आप उसको समझ सकते हैं, पैटर्न्स, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप स्पेसिफिकेशंस बना सकते हैं, कितना ज़्यादा आप उसमें मटेरियल का स्ट्रक्चर्स या वीविंग स्ट्रक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई करके जा सकते हैं फील्ड में। ज़्यादातर बातचीत में हमने क्रिएटिवनेस की बात बहुत की, क्रिएटिव होने पे बहुत ज़ोर दिया। क्रिएटिव कोई कैसे मतलब रह सकता है, क्योंकि एक होता है क्रिएटिव होने का मतलब है कि आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम पीरियड आपके लाइफ में ऐसा रहा हो कि बहुत सारे आइडियाज़ आए, बहुत आपने डिज़ाइनिंग की, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ आपने प्रोड्यूस किए, लेकिन उसके बाद आप स्टैग्नेंट हो गए। तो क्या प्रोसेस है कि कोई इंसान क्रिएटिव रह सकता है इन द लॉन्ग रन? क्रिएटिव होने के लिए ना ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, ठीक है। आपको मोटिवेट रहना है, हर समय देखते रहना है कि क्या नया है, क्या आने वाला है, और कहाँ कहाँ हमेशा नई चीज़ें किसने किस तरह से यूज़ की है, ठीक है। कोई सेट रूल नहीं है कि ये क्रिएटिव इतना ज़्यादा है, ये क्रिएटिव इतना कम है। हर कोई क्रिएटिव होता है, ठीक है, बट उसको हम किस तरह से
आगे ब्रश अप करते हैं, किस तरह से उसको आगे ले करके जाते हैं, क्या अप्रोच हम फॉलो करते हैं कि हम वो क्रिएटिविटी को बनाए रखें, ठीक है, क्या क्या नई चीज़ें हम देख रहे हैं, हम ज़्यादा चीज़ें इसमें क्या होता है कि मिक्स कर रहे हैं कि नहीं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नहीं, खुद मोटिवेट होकर के चीज़ें बना सकते हैं कि नहीं। तो क्रिएटिव फील्ड में जब भी कोई बच्चा रहता है वो ज़्यादातर ये देखता है कि हम लोग, उनके दिमाग में खुद ब खुद ये आइडियाज़ आते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको कर सकते हैं। फिर वो टीचर से अगर डिस्कस करता है कुछ चीज़ें तो हम लोग फिर उसको और बताते हैं कि आप इसको इस तरह से कीजिए तो भी हो सकता है काम अच्छा। तो क्रिएटिविटी में आप मोटिवेटेड तो रहेंगे ही, पर उसमें एक स्टैग्नेंट वाला जो बात होती है वो तभी आती है जब आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। हर बार आपको अप टू डेट देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, ठीक है। क्रिएटिविटी हर जगह है, ठीक है, तो उसमें ऑब्जर्व आप किसी चीज़ को किस तरह से कर रहे हैं, क्रिएटिव पर्सन अलग तरह से ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को और कोई दूसरा इंसान है वो अलग तरह से ऑब्जर्व करेगा। तो जो क्रिएटिव पर्सन है वो ऑब्जर्व कैसे कर रहा है इस चीज़ पे ध्यान देना और फिर उसको वो यूज़ कैसे कर रहा है। जी, ठीक है। ऑल्दो आपने कहा कि क्रिएटिव होने का कोई सेट रूल नहीं है, बट आपकी बातों से मुझे जो कुछ पॉइंट समझ में आए कि आप कैसे क्रिएटिव रह सकते हैं, पहला तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप खुद के तो डिज़ाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपना खुद का कुछ नया प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो आप बार बार कह रहे थे, ऑब्जर्वेशन, आपको यूनिकली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो आपको जो लेमैन जैसे देख रहा है उससे आप बहुत अलग हट के देख सकते हैं। और इसके अलावा अपने स्किल्स को बार बार ब्रश अप करते रहना पड़ेगा, तो कोई भी इंसान क्रिएटिव रह सकता है। कॉलेजेस की जब हम बात कर रहे थे, आपने झारखंड के भी कॉलेजेस बताए और पूरे भारतवर्ष के भी बताए, लेकिन सब बच्चों के लिए एक चीज़ जो हमेशा डाउट रहता है कि क्या मेरे पसंद का फील्ड मेरे फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ में है कि नहीं। तो ये जो कोर्सेज आप बता रही हैं उनकी क्या फी स्ट्रक्चर होती है? अगर झारखंड में कोर्सेज की बात करें तो फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, ठीक है, बट अप्रोचेबल है जो यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। बट अगर इंडिया की बात करें जो निफ्ट वगैरह है तो उनका फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है, पर उसमें भी फील्ड के हिसाब से, अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से फी स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। पर उसमें भी आपके पास चॉइस रहता है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं आप फीस। अदरवाइज क्योंकि बाहर में, इंडिया में अगर ऑल ओवर इंडिया की बात कहें तो आपके पास सिर्फ फीस ही नहीं है, आपके पास हॉस्टल के भी खर्चे होते हैं, फिर बाकी का जो खर्चा होता है, जो सामान वगैरह लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग अगर देखें कि कोई जो बच्चे इस फील्ड में करना चाहते हैं जिनका बजट कम है, तो वो विद इन झारखंड भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी अच्छे संभावनाएं हैं जो कि कम बजट में हम लोग सेम टू सेम टेक्निकल नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। बात पैसे की तब आती है जब हम कहीं और बाहर जा रहे हैं और वहाँ बहुत हाई फी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर आप स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कि ये मन होता है कि भारत में नहीं, भारत से बाहर जा कर के पढ़ें। तो अगर किसी को फैशन डिज़ाइनिंग स्ट्रीम में बाहर जा कर के पढ़ना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? फैशन डिज़ाइन में बाहर जा कर के पढ़ना है तो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, फैशन स्कूल ऑफ लंदन है, पेरिस है, ठीक है, वहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम जैसे यहाँ पर फील्ड है, आपके डिज़ाइन पार्ट है या फिर रिटेलिंग है, मर्चेंडाइजिंग है या क्रिएटिविटी जो भी पार्ट है, इलस्ट्रेटर है, एक्सेसरी डिज़ाइन है, फुटवेयर डिज़ाइन है, किसी में भी ले सकते हैं। पर उसमें भी सेम है, आपका ग्रेजुएशन है। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप मास्टर्स के लिए भी बाहर जा सकते हैं। जी, कोई भी बच्चा जब वोकेशनल कोर्स ऑप्ट करता है तो ये बात बहुत क्लियर है कि उसने वोकेशनल कोर्स इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि उसको एंड में जॉब चाहिए, सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए। तो जब बच्चे कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस कोर्स में मोस्टली सिर्फ डिज़ाइन की बात की जाए तो नॉर्मल जो सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे, अगर डिज़ाइन फील्ड में है तो 40,000 to 60,000 पर मंथ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर ये आपके टेक्निकल जो स्केल है उसके हिसाब से, जैसे फ्रेशर है तो हो सकता है आपको कम मिलेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है।
ये फील्ड टू फील्ड अलग होता है, ठीक है। डिज़ाइन फील्ड की अलग होता है, मर्चेंडाइजिंग फील्ड का अलग होता है, रिटेलिंग का अलग होता है, तो ये फील्ड टू फील्ड ये अलग होता है। जी, आज जो हमारे दर्शक ये देख रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड होंगे या फिर ड्राइंग बहुत अच्छा करते होंगे, तो सोचते होंगे कि अगर मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनूंगा या बनूंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ को निखारने की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी सारे आइडियाज़ या बच्चे आते हैं हमारे पास, तो उनके पास आइडियाज़ अपना एक रहता है, पर हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं, ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडियाज़ देते हैं, हम गाइड करते हैं कि वो उसको और किस तरह से बढ़ाएं। सिमिलरली फैशन डिज़ाइन फील्ड में हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अगर आप अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कैसे बना सकते हैं या किस तरह से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके फर्दर आपको फ़ायदा कहाँ पर होगा या किस जगह पे होगा। कई बार होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर इसमें मैं और एक्सेल कैसे करूँ, क्योंकि हर एक जॉब का ना एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो हर एक जॉब के लिमिटेशन में हम लोग उसमें एक्सेल कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि आप क्या करिए कि इस जॉब पे है पर आप फिर इसके बाद कुछ मास्टर्स करिए या फिर MBA करिए, तब आप और ज़्यादा मैनेजमेंट लेवल तक चले जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस भी हम लोग बच्चों को बताते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर के इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इतने विस्तार से डिस्कशन करने के लिए। ना ही आपने सिर्फ बताया है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, बल्कि आपकी बातों से मुझे लगता है कि कई बच्चे मोटिवेट भी हुए होंगे इस फील्ड में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग करियर फील्ड के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको और भी हैं राहें के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।